पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस। ऑप्शन ए 1 0 0, ऑप्शन बी 1 1 1, ऑप्शन सी 0 1 0, ऑप्शन डी 0 0 1। बताओ कौन सा सही है? एक्स एक्सिस के कौन से हैं? एक्स एक्सिस यानी यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पहला रहता है ना, कौन सा है एक्स एक्सिस का? कितना? 1 0, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे डायरेक्शन कोसाइंस पता करना किसी लाइन की, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैडम बोर्ड नहीं पूछ लो। हाँ देखो, अब आप पहले समझो कितनी जगह लगने वाली है, उस हिसाब से है सब। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन यानी यल या यल हमें पता करना है। ठीक है, तो एलिमेंट पता करो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है चार्ट जो अभी लिखी दे रहा हूँ। तो देखो, पहला आपको डायरेक्शन कोसाइन पूछे किसी लाइन में, फक्त हे हलवू नका, हे हलवू नका ते गेलं। आता यूट्यूबच्या व्हिडिओ ते येऊन जाईन हे सगळं। त्याला काय असं केलं तर मग ते हे नाहीत ना, अरे व्हिडिओ नाहीत ना, राहू दे, बोर्ड कवर नाही। देखो, तो डायरेक्शन कोसाइन लाइन के, जैसे कि एक लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल कर रही है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल कर रही है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ एंगल कर रही है गामा। अल्फा बीटा गामा ये लाइन में किए हुए एंगल्स है एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, तो ये इनको बोलते हैं हम डायरेक्शन एंगल्स। इन्हीं को अगर मैंने क्या लगाया कॉस, ये हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। अब ये एंगल्स है तो आंसर डिग्री में रहेगा, लेकिन ये डायरेक्शन कोसाइन है तो आंसर रहेगा स्केलर, यानी नंबर में आएगा, जैसे cos 30 बोलोगे, इसलिए डायरेक्शन। और इन्हीं को एलिमेंट बोलते हैं, इन्हीं को। और ये एलिमेंट किसी भी लाइन का एकच रहता है। क्यों एकच? सब एंगल का सेट एकच बनाए ना, अगर एंगल का सेट एकच बनाए, जैसे x के साथ एकच एंगल है ना 30, ये एकच cos अल्फा होगा, एकच एल मिलेगा ना। इसका मतलब ये लाइन कितनी भी आगे बढ़ाओ एंगल बदलेगा क्या? तुम इतनी लाइन निकालो, इतनी इतनी कितनी भी निकालो, लाइन तो एंगल तो वही रहेगा। तो एंगल का सेट अगर फिक्स है तो ये भी फिक्स है, तो एलिमेंट भी फिक्स है, ये एकच होगा। एंगल का सेट एकच है तो एलिमेंट का सेट भी एकच होगा, इसलिए एक लाइन के एलिमेंट एकच है, यानी डायरेक्शन कोसाइन एकच है। बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, वेक्टर बोली दुनिया भर के बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन एलिमेंट एकच लेंगे। तो वो निकाले कैसे, फाइंड आउट कैसे करेंगे? अब सीधी सी बात है, कैसे फाइंड आउट करेंगे पहले में? अरे अल्फा बीटा क्या हमारा पहली मेथड, बेसिकली हमने पिछले पीरियड में एलिमेंट कैसे फाइंड आउट किया था, वही तो दिया था ना मैंने तुम्हें। क्या दिया था? अल्फा बीटा क्या, आपने क्या लगाया उनको पास, मिल गया तुम्हें एलिमेंट। तो पहली मेथड क्या है? ई अल्फा बीटा गामा आर गिवन, ये पहली। तो ये लेने cos अल्फा, ये मैंने cos बीटा, और ये लेने हो गया, एलिमेंट मिल गया। अगर ये 30 डिग्री है तो एल कितना हुआ? cos 30 बीटा। अगर 60 डिग्री है तो ये कितना? cos 60 1/5, ठीक है ना। अगर ये 150 डिग्री है, 150, तो ये कितना? cos 150।
सर 150 नहीं पता तो 30 से मैच करना, 180 से 30 कितना होगा cos 30 √3/2 उसको माइनस लगाना, सेकंड पार्ट माइनस। ये होगी पहली मेथड कि अगर अल्फा बीटा गामा दिया तो। अब कौन सी मेथड पढ़ेंगे हम? दूसरी मेथड पढ़ेंगे। थोड़ा सा लिख लो, नहीं लिख लो, लिखने के लिए बोलेंगे तो आपत है। हाँ तो किसी भी कोई भी लाइन तिथून पडलं ना ताज्यावरून पडलं. हाँ तो कोई भी लाइन एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ तीन तरह के एंगल करती है। कौन सा एंगल? वैभववाड़ी, एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा। एंगल तीन तरह के हैं, उनको ये एंगल्स डिसाइड करते हैं उस लाइन की डायरेक्शन। एंगल छोटा सा होगा तो लाइन ऐसी होगी, एंगल बड़ा हो गया तो लाइन ऐसी होगी। तो ये डायरेक्शन डिसाइड करते, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन। ये रहते हैं डिग्री में, और इन्हीं को कॉस लगाया इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, इन्हीं को एलिमेंट भी बोलते हैं। तो ये जो है इसको कॉस लगने से फिर इसका आंसर आता है नंबर में। तो पहले वही अल्फा डिग्री में था तो 30 डिग्री था, फिर वही कॉस अल्फा हो गया तो क्या हो गया? कॉस 30 √3/2 हो गया। तो वही नंबर, इसी कॉस अल्फा कॉस बीटा को क्या बोलते हैं? या नियम और डायरेक्शन कोसाइन। अब एक लाइन जो रहती है उसका एंगल का सेट फिक्स है, क्योंकि अगर एंगल बदल गया तो लाइन भी बदल जाएगी, सीधी सी बात है, नई लाइन होगी वो भी। इसलिए एक लाइन का एंगल का सेट फिक्स है, वो एक ज सेट रहता है। तो अगर एंगल्स का सेट एक ज है पूरा, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा का भी एक ज सेट हो गया, यानी एलिमेंट का सेट एक हो गया, यानी डायरेक्शन कोसाइन एक ज रहता है। यानी एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन का सेट एक ही रहता है, ज़्यादा नहीं। अगर आपको बोला ये लाइन है, इसके एलिमेंट इतने ही हुई, √3/2 1/2 माइनस √3/2 बस हो गया, वो लाइन कितने भी बड़ी निकालो, ये डायरेक्शन कोसाइन कंप्लीट लाइन की हो गई। भले ही वेक्टर दुनिया भरे करेगी, उसमें वेक्टर बहुत सारे, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन कितना रहता है? एक ज। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कैसे करना वही हम पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने की जो मेथड्स हैं, तो उसमें अपनी सबसे पहली मेथड क्या है? जो कल पढ़े थे पिछले पीरियड में, कौन सी? बेसिक मेथड है, अल्फा बीटा गामा। अगर आपको अल्फा बीटा गामा पता है, यानी क्या? यानी लाइन के डायरेक्शन एंगल पता है डिग्री में, तो समझ जाओ कि आपको एलिमेंट नहीं है। बस कॉस अल्फा लगा दो, कॉस लगा दो, आंसर आ गया। जैसे अगर ये 30 डिग्री है तो कॉस 30 √3/2। अगर बीटा दिया है 60 डिग्री, कॉस 60 1/2। गामा दिया है 150 डिग्री, तो कॉस 150 डिग्री माइनस √3/2। तो कहने का मतलब ऐसा कि अगर ये दिए तो बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएगा एलिमेंट। हाँ, क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? यानी इसको फाइंड आउट करने की दूसरी मेथड क्या है? सर अगर एंगल दिए नहीं, तो अगर एंगल दिए नहीं, एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरा शुरू। तो दूसरा रास्ता है, अगर यूनिट वेक्टर दिया है, इफ यूनिट वेक्टर along the line is given, जैसी ये लाइन है, इस लाइन के आपको डायरेक्शन कोसाइन पूछे है, लेकिन आपको एंगल दिए नहीं, तीनों एक्सिस से कितने के एंगल कर रही है नहीं पता। ठीक है सर, यूनिट वेक्टर दिया है क्या? जैसे कि ये यूनिट वेक्टर है, अगर वो आपको दिया है, ठीक है, तो आप पता कर सकते हो। कल की इसमें कौन सा आया था यूनिट वेक्टर? ये बताया, जैसे 1/2 आ सकता है, √3/2, ठीक है। कल की इसमें देखो जो भी है 3/√14 3 था ना, और -2/√4 और मान के चलो ये एक यूनिट वेक्टर है, हाँ?
along the line पास हो रहा है, ये उधर बोले या इधर। तो if unit vector is given, अगर यूनिट वेक्टर दे दिया, समझो तुम्हें एलिमेंट मिल गया। यूनिट वेक्टर भी एलिमेंट है, तो बताओ यल कौन है? यल यानी एक वास्तविक की वैल्यू कितनी? 3/240। यह मैंने cos बीटा की वैल्यू -2/240, और ये मैंने cos गामा। ठीक है, यानी अगर तुम्हें यूनिट वेक्टर पता है तो समझ जाओ कि वही एलिमेंट है। यानी कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे तो भी कैलकुलेशन करना पड़ता है, cos 30 cos 40 जो भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, नजरों से दिख रहा है एलिमेंट, बस पता होना चाहिए, यानी नजर होनी चाहिए, आंखें नहीं, क्या होनी चाहिए? नजर होनी चाहिए। नजर होनी चाहिए, दिख तो सबको रहा है, लेकिन वो पता तो होना चाहिए कि यही एलिमेंट है करके, नहीं तो ढूंढ रहे दुनिया भर में एलिमेंट का, यही है। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो, और यूनिट वेक्टर तो नहीं है तो फिर ये एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब होता क्या है, तुम्हें एलिमेंट दिख तो रहे, लेकिन याद रखना ये इसके नहीं है। एलिमेंट जो रहते हैं ना, इसके रहते ऑफ ए लाइन के रहते। अब ये एल एम एन लाइन के है, लेकिन इसके पास कैसे आए सर? अरे ये है किस पर? लाइन है ना, तो ये लाइन पर है। जैसे लाइन पर बहुत सारे वेक्टर है, वेक्टर ए भी है, वेक्टर बी भी है, और एक यूनिट वेक्टर भी है। तो बताओ तीनों वेक्टर इसी लाइन पर है ना, तो ये प्रॉपर्टी जो एलिमेंट, ये लाइन की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? जैसे कि पिताजी है, उसके 3 बच्चे, तो प्रॉपर्टी पिताजी की, ठीक है ना, और बच्चे कितने? 3। तो प्रॉपर पिताजी के पास सपोज कोई बहुत जबरदस्त हीरे या जो भी खजाना जो भी है उनके पास है ना, वो बहुत ज़्यादा कीमती है सपोज, है ना, तो वो किसके पास रखेंगे? अगर यूनिक है तो वो हीरा जो उनके पास, ठीक है ना, तो वो क्या करेगी फिर? जैसे खेती बाड़ी इसको दे दी, इसको दे दिया, घर इसको दे दिया, लेकिन एक हीरा है उनके पास जो उनके लिए बहुत पहुँचा उस फैमिली के लिए, दादा परदादा की निशानी है, तो वो लेकिन वो सबके पास नहीं रखेंगे। जो यूनिक चीज़ है वो उसी के पास रखेंगे जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, इन सब में एकदम ज़बरदस्त पर्सनैलिटी वाला है ना, लड़का जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, उस लायक है, उसी पर रहेंगे। तो जो यूनिक है, तो बताओ हीरा भी यूनिक है, लड़का भी यूनिक है, उनका ज़बरदस्त है, उसके जैसा नहीं है, तो उसी के पास रखेंगे ना। तो वही है, वेक्टर तो दुनिया भरे के, लेकिन लाइन पर यूनिट वेक्टर कितना रहता है? एकच रहता है, यूनिक रहता है। और एलिमेंट भी लाइन की यूनिक प्रॉपर्टी है, एलिमेंट भी एकच रहते हैं लाइन में, तो बहुत सारे रहते क्या? एलिमेंट एकच, तो यूनिट वेक्टर भी एकच, तो यूनिक चीज यूनिक के पास ही रखेंगे ना। तो इसने नहीं क्या, वो प्रॉपर्टी लाइन की है, उसने संभालने के लिए रख किसके पास दी है? यूनिट वेक्टर के पास। यूनिट वेक्टर भाई तू इसको संभाल, तेरे नहीं है, वो है लाइन के, लेकिन रखा इसके पास, इसने अपने पास। इसलिए कभी भी लाइन के एलिमेंट ढूंढना है तो पकड़ना किसको पड़ेगा? यूनिट वेक्टर का। तो पहले देख, हाँ ये ठीक है, ये है ऐसा, तो ये होगी सेकंड टेक्निक। अगर बताओ तीसरी टेक्निक, मान के चलो कि सपोज एंगल नहीं दिए, 30 40 जो भी नहीं दिए, तो एलिमेंट निकालने का तरीका ये कैंसिल हो गया। अगर यूनिट वेक्टर भी नहीं दिया तो सर, तो ये भी तरीका, जो यूनिट वेक्टर भी तो नहीं दिया, एंगल भी तो नहीं दिए, सर अब कैसे पता करें एलिमेंट? तो आपको क्या दिया पता है क्या? इफ एनी वेक्टर along the line is given, यानी आपको यूनिट वेक्टर नहीं दिया, लेकिन एनी अदर वेक्टर along the line is given, यानी फॉर एग्जांपल ये लाइन है और इस पर यूनिट वेक्टर नहीं दिया, लेकिन कौन सा दिया? वेक्टर ए दिया, तो सर आप कैसा पता करें? तो आप इससे यूनिट वेक्टर पता करो। एक तो तरीका ऐसा है कि यूनिट वेक्टर पता करो, वेक्टर अपॉन इट्स, और जो यूनिट वेक्टर है उसमें क्या मिल जाएगा? एलिमेंट। यानी यूनिट वेक्टर नहीं दिया ना, हम तैयार कर लेंगे, दूसरा कोई वेक्टर दिया ना भाई, ठीक है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी को अलग तरीके से समझाया, वो कैसे देखो। सपोज वेक्टर ये है, ए आई
बी जे और सी, ये वेक्टर है। अब आप क्या करो उसका, हाँ मैग्नीट्यूड, वेक्टर को डिवाइड करना पड़ेगा ना मैग्नीट्यूड से, तो क्या निकालो उसका मैग्नीट्यूड। बताओ क्या है मैग्नीट्यूड, कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट का, ठीक है। और अब बताओ यूनिट वेक्टर कैसे मिलता है, वेक्टर ए है, वेक्टर ए और नीचे उसका है। अब बताओ तुम्हें कौन मिल गया, यूनिट वेक्टर, यही एलिमेंट थोड़ा सेपरेट करना पड़ेगा। कैसे, ए के नीचे आएगा ना वो वेक्टर, फिर किसके नीचे आएगा, बी के नीचे। अरे जो भी डिनोमिनेटर है वो सबके नीचे आता है ना, इसे भी और इसे। अब इतना डिटेल में रहने दो, वो आपको समझ गया, यहाँ पे इतनी जगह नहीं पड़ेगी, इतना ही ठीक है। तो बताओ एलिमेंट कौन सा है, यल कौन सा है, ये यूनिट वेक्टर है ना। अरे यूनिट वेक्टर में रहता है ना एलिमेंट, यल है ना आई के साथ, कौन है आई के साथ, ये नहीं है सिर्फ ए अपॉन, हाँ ये पूरा, और यम कौन है, और यन, ठीक है। हाँ यानी यूनिट वेक्टर नहीं दिया था तो हमने क्या किया, हमें पता है कि यूनिट वेक्टर में भाई उसको पकड़ो उसी में एलिमेंट, लेकिन सर यूनिट वेक्टर तो है ही नहीं, इसमें दिखाई नहीं दे रहा कुछ नहीं। ठीक है भाई तैयार करेंगे, कैसे तैयार करेंगे, दूसरा कोई वेक्टर में उसको पकड़ लो, हाँ सर पकड़ लिया, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, फिर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से, ये वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड निकालो, उसको उससे डिवाइड करो, जो भी आई जे के आएगा वही अपना एन या यूनिट वेक्टर मिल गया, वही है। ठीक है, अब नेक्स्ट तरीका, अगर आपको लाइन के इफ डायरेक्शन रेशियोज ABC of a line are given, किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिए तो हमें डायरेक्शन रेशियो आपके लिए नया कंसेप्ट, लेकिन अगर दिए तो ये बहुत इजी तरीका है एलिमेंट निकालने का। फॉर्मूला क्या है, ए को डिवाइड करो, ये ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियो, क्या फॉर्मूला दिख रहा है इसमें सबको। और अब अपना दिमाग लगाओ और बताओ ये ABC डायरेक्शन रेशियो है क्या, यहाँ देखो तुम्हें आंसर मिल जाएगा कि एलिमेंट यानी डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका क्या है, जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे उस वो डायरेक्शन रेशियो ए ऊपर लिखो, नीचे ये वाला सबका स्क्वायर यम निकालने के लिए और यम निकालने, यानी अगर आपको डायरेक्शन रेशियो पता है तो बहुत सिंपल तरीका है एलिमेंट निकालने का, बस वैल्यू पुट करो आंसर। लेकिन ये डायरेक्शन रेशियो है क्या सर, अच्छी तरह से देखो, यहाँ पे तुम्हें पता चल दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या यहाँ पे, हाँ दिख रहा है ना, ये कौन है, ये ABC, ये ABC ना, ये ABC कौन है, यूनिट वेक्टर के ABC कौन है, वेक्टर के कोएफिशिएंट, इसके कोएफिशिएंट। सो डायरेक्शन रेशियो हम किसको बोल सकते हैं, जो वेक्टर है उसके कोएफिशिएंट। एक बात बताओ, आगे वो टॉपिक है लेकिन अभी बताना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो इसमें नहीं क्या, बहुत सारे वेक्टर है ना लाइन पर, कोई आने वाले कोई जाने वाले, और यूनिट वेक्टर भी रहता है। तो ये जो वेक्टर है ना I माइनस 2j प्लस 3k है, मान के चलो ये वेक्टर C है 2I माइनस 4j प्लस 6k है, हर वेक्टर है, यहाँ पे इतने सारे वेक्टर है आने वाले जाने वाले, और यूनिट वेक्टर भी है, ठीक है ना, 1/√14I है ना, -2/√14j 3/√14j,
तो लाइन पर वेक्टर तो बहुत सारे हैं, इसमें जो यूनिट वेक्टर रहता है उसमें रहता है एन एम एन, यानी यूनिट वेक्टर में एन एम एन यानी क्या, डायरेक्शन कोसाइन यानी cos अल्फा, ठीक है। ये किससे बने, एंगल से, लाइन का जो एंगल है ना उससे ये बने हैं, ठीक है सर। फिर इसमें जो बाकी वेक्टर है, तो बाकी वेक्टर जितने भी उस लाइन पर रहते हैं उनके कोएफिशिएंट्स प्रोपोर्शन में रहते हैं। कैसे रहते हैं, तो ये हम पहले पढ़े कि कोलिनियर वेक्टर्स, ये कोलिनियर नहीं होगा क्या, फिर एक ही लाइन पर है तो कोलिनियर वेक्टर्स के कंपोनेंट्स कैसे रहते हैं, प्रोपोर्शन में, और परपेंडिकुलर वेक्टर के कैसे रहते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या बताया था, जीरो बताया था ना, हाँ। तो परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट जीरो बताया था, और कोलिनियर का कंसेप्ट क्या बताया था कि कोलिनियर है तो उनके कंपोनेंट्स कैसे लिखना, प्रोपोर्शन में। जैसे इसका कंपोनेंट a1 है और इसका a2 है, फिर b1 बाय b2 और c1 बाय c2, यानी इसको अगर मैंने a1 b1 c1 नाम दिया, इस वेक्टर को, वेक्टर यूनिट वेक्टर की बात नहीं कर रहे अभी हम, हो गया, हाँ वेक्टर, इतने सारे वेक्टर a1 b1 c1 a2 b2 c2, अगर अब इतने सारे वेक्टर है तो नाम कोएफिशिएंट्स को तो नाम अलग अलग देने पड़ेंगे ना, या तो इनको a1 a2 a3 बोलो, इसको b1 b2 b3 बोलो, तो कहने का मतलब वो प्रोपोर्शन बनेगा, एक के ऊपर दूसरे के नीचे, और उनका रेशियो सेम आएगा। देखो इसका 1 है और इसका कौन है 2, तो क्या हो गया 1/2, इसका -2 है, उसका कितना है -4, फिर से 1/2, इसका कितना है 3 और इसका कितना है 6, कितना हुआ 1/2, रेशियो समझ आ रहा है ना। I का I के साथ, J का J के साथ, K का K के साथ रेशियो के साथ सेम, क्यों, क्योंकि ये कोलिनियर में वैसा ही होता है, अपने आप को प्रोपोर्शन में आते, कैसे आते, प्रोपोर्शन में आ जाते। क्यों आते प्रोपोर्शन में, इसकी थ्योरी ग्राफ में है और लिंक एक दूसरे से बनी हुई, ठीक है ना, क्या एक लिंक बनी, जैसे ग्राफ पेपर में नहीं क्या ग्राफ निकाले थे, आप देखना वो पर्टिकुलर रिलेशन में रहते थे, जैसे लाइन निकाली, ये जितने भी पॉइंट्स रहते थे ना कैसे रिलेशन में रहते, उनमें एक प्रोपोर्शन रहता था, ठीक है, तो जाने दो बहुत डिटेल में चलो। हाँ तो ये जो है ना, इसके कोएफिशिएंट्स कैसे रहेंगे, प्रोपोर्शन में। अब आप बताओ ये जितने भी वेक्टर्स है और इनमें जितने नंबर्स है, उन नंबर्स को यानी कंपोनेंट्स को क्या बोलना, ए बी सी, यानी डायरेक्शन रेशियो, क्या बोलना, डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि ये रेशियोज क्यों, क्योंकि प्रोपोर्शन में रहते हैं एक दूसरे के, रेशियोज प्रोपोर्शन में रहते, सिमिलरिटी चैप्टर साइड्स प्रोपोर्शन रेशियो बनाते नहीं, इनको डायरेक्शन रेशियो बोलना, किसे 1 - 2 3 2 - 4 6, तो किसे बोलना डायरेक्शन रेशियो, जो अदर वेक्टर में रहेंगे, तो अदर वेक्टर में रहेंगे उनको डायरेक्शन रेशियोज नाम ABC, और जो यूनिट वेक्टर में रहेंगे उनको डायरेक्शन कोसाइन नाम LM, क्या का बताओ, यूनिट वेक्टर में कौन रहता है, डायरेक्शन कोसाइन यानी LM, और अदर वेक्टर में डायरेक्शन रेशियो यानी ABC, सबका नाम ABC, इनका भी ABC बताओ, इसका मतलब ABC कितने हैं, बहुत सारे, क्यों, एक लाइन पर यूनिट वेक्टर कितना रहता है, एक, इसलिए LMM एक से, और वेक्टर बहुत सारे, इसलिए डायरेक्शन रेशियोज बहुत सारे, यानी एक लाइन पर डायरेक्शन रेशियोज बहुत सारे रहेंगे, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन एक से और डायरेक्शन रेशियोज बहुत सारे, लेकिन एक खासियत रहेगी, डायरेक्शन रेशियोज है तो बहुत सारे, लेकिन सभी कैसे रहेंगे, प्रोपोर्शन, एक लाइन पर है ना वो प्रोपोर्शन में रहते बहुत सारे प्रोपोर्शन। तो बताओ ऐसे आपको दिया उन्होंने, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो आपको दे दिए 1 - 2 3, क्या दिए 1 - 2 3, ऐसे डायरेक्शन वो नंबर है, ये एलिमेंट नंबर है, तो ये ABC भी क्या है 2 - 4 6, क्या ABC नंबर है ना, हाँ सब नंबर है वो। तो बताओ 1 - 2 3 क्या है, डायरेक्शन रेशियो, अगर दिए तो एलिमेंट निकालना बहुत सिंपल है, ये 1
नीचे स्क्वायर रूट में 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर करो सब। ये क्या है -2 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ये कौन है 3 अपॉन वही 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। आंसर आ गया। ये एक बार निकाल लेना कितना होता है, तो बार बार निकालने की क्या जरूरत है, बाद में डिवाइड कर देना डायरेक्ट। एक में तकलीफ नहीं पड़ती है, दूसरे में तो डायरेक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल तरीका एलिमेंट फाइंड आउट करेगा अगर आपको ABC पता है तो डायरेक्शन रेशियोज पता है। और अब नेक्स्ट तरीका, अब मान लीजिए एक लाइन है, एक लाइन के अगर एंगल दिए तो सबसे इजी, सर एंगल दिए कितना अच्छा है, हम एलिमेंट निकाल लेंगे। क्या लगाओ, सिर्फ उनको पास लगाओ सर, लेकिन एंगल नहीं दिए। तो एक लाइन ने XYZ के साथ कौन कौन से एंगल दिए, कुछ नहीं दिया, हाँ, लेकिन उस लाइन पर जाने वाला क्या दिया, यूनिट वेक्टर। तो जम गया, यूनिट वेक्टर दिया ना, कोई कैलकुलेशन नहीं, वही एलिमेंट है, यानी वही पास अल्फा पास बीटा पास गामा। लेकिन अगर यूनिट वेक्टर नहीं दिया सर, वो तो दूसरा कुछ है, तो यूनिट वेक्टर नहीं है, दूसरा है क्या कोई, ठीक है। तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड निकाल लो और उससे क्या कर दो, डिवाइड, तुम्हें यूनिट वेक्टर मिलेगा, यानी एलिमेंट मिल जाए। सर ना एंगल दिए, ना यूनिट वेक्टर दिया, ना और कोई वेक्टर दिया, लेकिन उस लाइन के क्या दिए, डायरेक्शन रेशियो। ऐसा कहा कि ये लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियो 1 - 2 3 ऐसा आपको दे दिया। वैसे डायरेक्शन रेशियो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन उन्होंने एक जो भी दे दिया आपको, कौन सी, मैंने क्या कहा था डायरेक्शन रेशियो बहुत सारे रहते बोला ना, उन्होंने एक सेट आपको दिया, कौन सा 1 - 2 एक ही सेट काफी अपनी लोग, ठीक है ना। तुम बोलोगे सर डायरेक्शन रेशियो अगर बहुत सारे है ना, तो डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू पुट करने पर एलिमेंट मिल जाता है फॉर्मूले से। फिर दूसरे डायरेक्शन, इसमें तो बहुत सारे डायरेक्शन रेशियो आप ही तो बता देते, फिर ये वाले डायरेक्शन रेशियो पुट करके तो एलिमेंट आएगा, फिर और दूसरे भी डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के, फिर वो पुट कर तो एलिमेंट बदलेगा नहीं कैसा। अरे एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो बहुत सारे, ये वाले डायरेक्शन रेशियो पुट करो ABC, ये A और ये B और ये C पुट करो, एलिमेंट मिलेगा। सर फिर तो डायरेक्शन तो बहुत सारे, फिर दूसरे भी डायरेक्शन रेशियो इसके, फिर वो पुट किए तो फिर एलिमेंट नया आएगा क्या, क्या बताया आपको एलिमेंट कितना रहता है, ये बच्चे तुम ABC दुनिया भर की पुट करो, एलिमेंट की वैल्यू बदलेगी नहीं। सर वो क्यों नहीं बदलेगी, क्योंकि ये सब प्रोपोर्शन में रहते हैं। अब ये 1 - 2 3 दिया, और ये क्या दिया तुम्हें 2 - 4 6 दिया, ये क्या है, ये भी डायरेक्शन रेशियो है, ये भी डायरेक्शन रेशियो। तो ये पुट करो तो भी एलिमेंट उतना जाएगा, और ये पुट करो तो भी उतना जाएगा, क्यों आएगा सर, ये तो अलग है ना। अरे ये प्रोपोर्शन में ना बेटा, कैसे प्रोपोर्शन, इससे तुम कैलकुलेशन करोगे तो वही आंसर आएगा। जैसे देखो ये कितना है 1, बोलो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कितना है, बोलो 1 + 4 + 9 कितना, क्या यल की वैल्यू कितनी है, चलो अब ये वाले छोड़ दो, अब ये वाले पुट दो, ठीक है ना, याद रखना भी 1/4। हाँ चलो अब ये वाला सेट पुट करो, ए की 2 बोलो क्या है 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर और 6 स्क्वायर कितना हुआ 4 + 16 + 36 कितना होता है 56। हाँ 56। सर ये तो वो तो 1/√14 आया था ना, मैं कह रहा था ना सर, आपको कर लिया आपने मन में, सर ये तो अलग है ना। ये 14 4 होता है ना, कितना होता है 56, और 4 बाहर आएगा तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, और ये 2 आया उतना ही। तो कहने का मतलब डायरेक्शन रेशियो कितने भी पुट करो, ये वाले कोई भी पुट करो, एलिमेंट बदलेगा नहीं, और ये पहले ही पढ़ चुकी है कि एलिमेंट एक जाता है, ठीक है ना ऐसा। तो ठीक है, तो ये हो गया एक सिंपल तरीका अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए तो। और अब सर नया तरीका, सर ये कुछ भी नहीं दिया तो नहीं, ये डायरेक्शन रेशियो नहीं, वेक्टर नहीं, यूनिट वेक्टर नहीं, और एंगल भी नहीं। तो इफ एनी 2 points on the line are given, यानी एक लाइन के तुम्हें कितने पॉइंट दिए, लाइन पर पॉइंट रहते कितने, बहुत सारे, 2 रहते हैं, रहते बहुत सारे, लेकिन आपको 2 पता है, यानी उनके क्या पता है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स, क्या पता है कोऑर्डिनेट्स,
तो ठीक है। तो अगर दो पता है तुम्हें तो वही काम करेंगे। कैसे? पोजीशन आप पहले इनके डायरेक्शन रेशियोज पता करेंगे। क्या पता करेंगे? सर वो कैसे पता करेंगे? तो डायरेक्शन रेशियो पढ़े नहीं हो ना अभी, आप निकालना कैसे? अभी तो मैंने डायरेक्शन रेशियो बताया, ये वाले नंबर्स जो इस पर रहते वेक्टर में। तो अभी वो तो बाद में बताऊंगा, डायरेक्शन रेशियोज का चार्ट पढ़ेंगे तब बताऊंगा। अभी आप इतना जानते कि अगर आपको दो पॉइंट पता है तो डायरेक्शन रेशियो पहले निकालना। तो कैसे निकालना? एक्स कोऑर्डिनेट से एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करें, तो x2 माइनस x1। फिर कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट से माइनस करो, तुम्हें क्या मिलेगा? डायरेक्शन रेशियो मिलेगा। या आप ऐसा भी कर सकते हो, क्या? x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, कुछ भी करो, या तो उधर से इसको करो या इधर से उधर करो, तुम्हें कौन मिल जाएंगे? ABC मिल जाएगा। अब ABC मिलने के बाद तो पता है ना आपको, और ABC मिलने के बाद तो पता है ना क्या फॉर्मूला है? ये इक्वल टू ये अपॉन, अब पता नहीं है क्या? ठीक है, हाँ। यानी यहाँ पे आपको डायरेक्टली दे दिया ABC, और यहाँ पे ABC दिया नहीं है। क्या दिए? दो पॉइंट। दो पॉइंट अगर दे दिए तो बस कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करो और वही अपना ABC बन जाता है। वो कैसे बनता है देखो एक बार। क्यों किया कोऑर्डिनेट का डिफरेंस? बताइए देखो, ठीक है? डिफरेंस क्यों किया? अब मान के चलो इसका नाम P है और इसका नाम क्या है? Q। तो बताइए वेक्टर P क्यों नहीं बना गया? क्या बन गया? वेक्टर PQ। बताओ वेक्टर PQ कैसे बनाते हैं हम? एक बात बताओ आप अच्छे से, ये ABC मैंने कहाँ पे रहते हैं बताया था आपको? ABC रहते कहाँ पे? लाइन के वेक्टर में, अदर वेक्टर कहाँ पे रहते हैं? अदर वेक्टर। यानी लाइन पर जितने भी वेक्टर रहेंगे सब में कौन रहेगा? ABC। हम यहाँ आपको बताया था, ये वेक्टर है ABC, वेक्टर C ABC। लाइन पर जितने भी वेक्टर रहते सब में कौन रहता है? ABC। ठीक है, यूनिट वेक्टर एक रहता है तो एलिमेंट एक, वेक्टर बहुत सारे, उन सब में ABC रहता है। अब एक बात बताओ सर, लाइन पर जो वेक्टर है उसमें ABC है, तो सर ये लाइन का वेक्टर है, ठीक है, ये लाइन का वेक्टर बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं ना? कैसे? आपको दो पॉइंट बताए ना, एक P और एक Q। तो क्या बनाओ? वेक्टर P बताओ, वेक्टर P लाइन का है कि नहीं बताओ? बाहर का है, वेक्टर PQ बना लो। तो वेक्टर PQ मिल गया, वेक्टर मिल गया ना, तो वेक्टर मिल गया, कौन मिल गया? वेक्टर मिल गया तो कौन मिल गया? समझो, वेक्टर मिल गया तो समझ जाओ ABC मिल गया। यूनिट वेक्टर मिल गया तो कौन मिल गया? एलिमेंट मिल गया। और अदर वेक्टर मिल गया तो समझ जाओ ABC मिल गया। बताओ वेक्टर PQ मिल गया आपको, यानी कौन मिल जाएगा? ABC मिल जाएगा। वेक्टर PQ मिल जाएगा यानी ABC मिल जाएगा। कोई वेक्टर है क्या? नहीं ना, अदर वेक्टर है ना। तो बताओ वेक्टर PQ कैसे निकालते हैं? है ना? और वेक्टर Q कैसे करते हो? वेक्टर Q कौन है? x2i y2j। वेक्टर P बताओ, x1i y1j। समझ रहे क्या? हाँ, ये अभी नंबर में होते तो आप कर लेते ना। बोलो i कैसा है? x2i, बोलो x2 माइनस x1i, बोलो y2 माइनस y1j। और ये दो बार है ना, i दो बार, j दो बार, k दो बार, इसके आ जाएगी उसके आ जाएगी, माइनस कर रहे ना। तो i एक जगह लाओ ना, x2 माइनस x1 है, y2 माइनस y1। कौन मिल गया तुम्हें? वेक्टर PQ ना, वेक्टर PQ मिल गया। वेक्टर PQ में पहला कौन रहता है? A, और ये B, और तीसरा C। कौन है ये? x2 माइनस B कौन है? y2 माइनस, C कौन है? j2 माइनस। यानी अब इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, सीधा सीधा काम करना। कौन सा कंसेप्ट बताया मैंने आपको? ये कंसेप्ट है कि क्यों ऐसा बनाया फॉर्मूला। क्यों बनाया? देखो ABC अगर पता हो तो एलिमेंट जल्दी मिलते हैं सर, लेकिन ABC तो दिए नहीं है,
एबीसी बना लेंगे। सर कैसे बनाएंगे एबीसी? एबीसी रहते किस में है? वेक्टर में। किस पर रहते हैं? वेक्टर अलोंग द लाइन। सर अलोंग द लाइन वाला वेक्टर भी तो पता नहीं, तो बना सकते हो ना वेक्टर। कौन सा वेक्टर बनाएंगे? नाम पी और क्यू देगा तो वेक्टर पी क्यू बना लेंगे ना। वेक्टर पी क्यू मिल गया, यानी कौन मिल गया? लाइन का वेक्टर मिल गया ना, तो वेक्टर मिल गया तो एबीसी मिल गया ना, तो हमने वेक्टर पी क्यू बनाया। तो वेक्टर पी क्यू कैसे बनता है? क्यू माइनस क्यू बाई कोऑर्डिनेट आई की लगा दो, फिर माइनस क्यू। बताओ वेक्टर पी क्यू मिला कि नहीं आपको? क्या मिला? x2 - x1 है, y2 - 7 है, z2 - हाँ सर वेक्टर मिल गया। और लाइन पर जो वेक्टर रहता है उसी में एबीसी रहता है। ये लाइन का वेक्टर है ना पी क्यू, तो उसी में कौन है? ए बी सी। यही पता है ना, ये लाइन के वेक्टर है ना, उसमें कौन है? ए बी सी लाइन के वेक्टर। तो पी क्यू भी तो लाइन का वेक्टर है, तो उसी में ए बी सी, ए बी सी क्या? x2 - x1 y2 - 7। बहुत सारे जनों को ये चैप्टर बहुत टफ लगते हैं। लाइन प्लेन हो गया, ये लाइन का कंसेप्ट है, लाइन चैप्टर का। आगे जो लाइन चैप्टर है ना, ये उसी का कंसेप्ट है। और मैक्सिमम स्टूडेंट के मार्क यहाँ पे करते थे, लेकिन अपने यहाँ पे जो बच्चे पढ़े हैं, जो सिंसियरली पढ़े, उनके मार्क कभी नहीं कटे। लाइन का नहीं, प्लेन का नहीं, किसी का नहीं। बहुत डेप्थ में कंसेप्ट है, देखा जाए बहुत सारे अभी प्रॉब्लम आएंगे, उसको भी आपको पता चलेगा कैसे लॉजिक लगाना कैसे। और ये अबो 90 ये आजकल मिल रहे क्योंकि ऑप्शंस देते ना। मतलब एक ज़माना ऐसा था विदाउट ऑप्शन वाला, पिछला सिलेबस और पैटर्न भी पिछला 90 तुम ढूंढते रह जाओगे, एक भी नहीं मिलता पूरा सामने में, एक भी नहीं थे। तो किसके थे? अपने थे, शब्दश्री के। आपको 90 की लाइन में मिल जाएंगी। तो क्यों? क्योंकि ये जितने भी चैप्टर्स है ना, ये उनके मार्क खा जाते थे। कौन कौन? वेक्टर, लाइन, प्लेन, उधर भी है पार्टिकुलर। वो अच्छे अच्छे टॉपर स्टूडेंट के मार्क को निकल जाते थे, उनको नहीं चढ़ने देते, क्योंकि कंसेप्ट वाइज थे और इतने कंसेप्ट तक पहुंचना पड़ेगा तब जाके। और इसीलिए अपना सिलेबस भी लेट होता था। क्यों लेट होता था? क्योंकि इतने सारे कंसेप्चुअल समझाना है, आगे भी चैप्टर से इतना। एक बार वो क्लियर हो गया तो आपको ईजी लगेगा, ऐसा है। और वो नहीं तो कोर्स तो हो गया भाई, कोर्स हो गया, लेकिन आता पता कुछ नहीं, कंसेप्ट क्लियर नहीं, ये पता नहीं, वो पता नहीं। फिर कहाँ आपको आप एक ही प्रॉब्लम को रट सकते हो क्या? कहाँ रट सकते हो? नहीं रट सकते। लेकिन कंसेप्ट वाइज जाओगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए अपने स्टूडेंट के मार्क देखा। अभी इतने भी बताएं ऑप्शंस, जिनको 90 मिले, 95 मिले, आउट ऑफ भी मिले, उन लोगों ने ये चैप्टर के प्रॉब्लम छोड़ दिए। कौन से किए? कौन से किए होंगे पता है क्या? वो जो दूसरे ना और में बाकी के थे ना, वो कवर कर। और इसका कोई टफ क्वेश्चन आया होगा, हाथ नहीं लगाया होगा बस, तब भी आउट ऑफ मिले, तब भी 95 मिले। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी का स्ट्रक्चर भी समझा दिया कि भाई अगर टफ क्वेश्चन भी छूट सकता है, तुम्हारा वो ऑप्शन दे दिया, वो आगे हो। क्योंकि कोई कोई प्रॉब्लम आते ना चैलेंजिंग, सभी नहीं ऐसे। आपने क्या कंसेप्ट को समझो, पढ़ो, ठीक है, और इसके हिसाब से करना है। तो बता दिया कैसे, एक बार रिवाइज कर रहा हूँ।